Put up the heading. मीटर ब्रिज, हेडिंग डाल दीजिए मीटर ब्रिज। कुछ लोगों ने स्कूल में परफॉर्म किया भी होगा इसका एक्सपेरिमेंट, मीटर ब्रिज का, और जिन लोगों ने नहीं किया वो भी कर सकते हैं। अब चूंकि आधी जनता मेरे सामने ऑनलाइन ऑफलाइन बैठी है, आधी जनता घर पे बैठी है, तो मैं आपको तरीका बता दूंगा। जिन लोगों को घर पे करना है वो लोग घर पे बैठ के जरूर एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर लेना, ठीक है। मैं आपको एक लिंक सेंड कर दूंगा आज शाम को, उस लिंक पे जाकर क्लिक कीजिएगा तो आपको पूरा एक्सपेरिमेंट नजर आ जाएगा। वो एक्सपेरिमेंट सिमुलेशन बेस्ड एक्सपेरिमेंट है। सिमुलेशन बेस्ड मतलब आप वैल्यूज को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, कम ज्यादा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहां पर जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास में, टू एंड अप द चैप्टर एक्चुअली, इज मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज को कई लोग दूसरी किताबों के अंदर दूसरे नाम से भी पहचानते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज स्लाइड वायर ब्रिज। सो मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज, जैसा कि मैंने अपनी पिछली क्लासेस में भी आप लोगों को बताया है कि ये एक ऐसा टॉपिक है, चैप्टर है इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स का, जिसमें थ्योरी, न्यूमेरिकल, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड वाइवा, ये पांचों चीजें इंक्लूडेड है। मतलब ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसके अंदर इसके ऊपर बात नहीं की जा सकती हो। तो अगर आपका सब्जेक्टिव में पेपर नहीं आया तो ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा, ऑब्जेक्टिव में नहीं आया तो वाइवा में पूछेगा, वाइवा में नहीं आया तो कहीं पे और। मतलब ये टॉपिक छूट जाए ऐसी कोई जरूरी नहीं है, राइट। और आप लोगों को पता नहीं कि कितना मालूम है नहीं मालूम है। हाल फिलहाल में अभी तो ये डाइस ही चल रहा है कि आप लोगों के फर्स्ट टर्म ऑब्जेक्टिव होंगे कि नहीं, लेकिन स्कूल वाले जरूर आप लोगों का पेपर सब्जेक्टिव लेंगे, ये तय हो गया है। सभी जगह पे सारे स्कूल्स लगभग लगभग सब्जेक्टिव पेपर लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव वो क्वेश्चंस देंगे, जैसे 70 मार्क का अगर पेपर है तो 70 मार्क के पेपर में आपको 30 मार्क का या 25 मार्क के ऑब्जेक्टिव देंगे वो, लेकिन बाकी पूरा का पूरा वो सब्जेक्टिव कर देंगे। 1/3 will be objective and the other ones will be divided, right? So you need to be mentally prepared for that. So what meter bridge, जैसा कि इसमें नाम में ही दिख रहा है ब्रिज है ये। इससे पहले अपन ने कौन सा ब्रिज पढ़ा था? व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन ही कहलाता है मीटर ब्रिज और सिंपली स्लाइड वायर ब्रिज। सो दैट मीन्स मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। लिखिएगा, a meter bridge or slide wire bridge works on the principle of balance condition of Wheatstone bridge. तो अगर मैं एक व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करूं तो उस ब्रिजिंग कंडीशन के अंदर या ब्रिज के अंदर आपको, हाँ जी क्या हुआ? इस व्हीटस्टोन ब्रिज को अप्लाई कैसे किया जाता है, उसको जानने के लिए सबसे पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज दिखता कैसा है। व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर एक वुडन प्लेटफॉर्म होगा और उस वुडन प्लेटफॉर्म में आपको एक लकड़ी की स्केल लगी हुई नजर आएगी, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम एज वेल। यहां पर एक लकड़ी की स्केल है एंड इट विल बी हैविंग ग्रेजुएशंस। मतलब जैसे स्केल में अपने पास ग्रेजुएशंस होते हैं ना, वैसे। तो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, दिस इज अ स्केल, अ वुडन स्केल, वो ब्राउन वाली स्केल जो लैबोरेटरी में मिलती है ना, वो वाली लैबोरेटरी स्केल है। और ये जो दो पॉइंट्स आपको यहां पर दिख रहे हैं बने हुए, इन दो पॉइंट्स के बीच में एक तार लगाई जाती है। देयर इज अ वायर विच इज कनेक्टेड बिटवीन द टू पॉइंट्स। लेट मी कॉल अपॉन दोस टू पॉइंट्स एज ए एंड बी। टू मेक इट मोर क्लियर टू यू गाइस, द लेंथ ऑफ A to B,
ए से बी के बीच की जो ये टोटल लेंथ है, इट इज इक्वल्स टू 100 क्या सेंटीमीटर. यू कैन से 100 सेंटीमीटर या यू कैन से 1 मीटर. मतलब अ 1 मीटर स्केल इज टू बी यूज्ड. चूंकि ये मीटर ब्रिज है, इसका नाम मीटर ब्रिज पड़ा ही इस वजह से है क्योंकि इसका लेंथ ऑफ स्केल इज 1 मीटर, राइट. इसको स्लाइड वायर ब्रिज क्यों कहते हैं वो अभी आगे समझ में आएगा. बट ये चीज क्लियर हो गई कि हम लोगों ने सबसे पहले एक 100 सेंटीमीटर की एक स्केल ले ली. उस 100 सेंटीमीटर की स्केल के ऊपर हमने एक तार लगा दी है बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी. अब मीटर ब्रिज की बैलेंस कंडीशन मुझे यहां पर बनानी है, तो बैलेंस कंडीशन को बनाने के लिए मुझे क्या करना होता है, मैं इस पॉइंट से कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करना चालू करता हूं. मतलब मैं यहां पर अब पूरी तरह से कंप्लीट कंस्ट्रक्शन करना चाह रहा हूं, राइट. दीज आर द पॉइंट्स. सबसे पहले तो एक एक करके अपन एक्सप्लेन करने की कोशिश कर देते हैं कि दीज आर द मेटल स्ट्रिप्स. ये जो मैं बना रहा हूं आपके सामने डायग्राम में, ये सारी की सारी मेटालिक स्ट्रिप्स होती हैं, ठीक है. ऑनलाइन वालों तुमको दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा. ये तीनों की तीनों मेटल की स्ट्रिप होती हैं, राइट. इन तीनों मेटल स्ट्रिप्स में एक दो तीन मेटल स्ट्रिप्स के बीच में बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स unknown value of resistance is connected. For example, अगर आपके पास कोई भी known value of resistance है, उसको आप लगा देते हो यहां पर, and unknown value of resistance is connected over here. यूजुअली स्कूल्स के अंदर जब आप ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे तो यहां ये जो 2 टॉप पॉइंट्स नजर आ रहे हैं आपको, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आप कनेक्ट कर दोगे एक रेजिस्टेंस बॉक्स को. स्कूल में आप लोगों ने देखा रेजिस्टेंस बॉक्स. रेजिस्टेंस बॉक्स की खासियत ये होती है कि जैसे रियोस्टैट है, रियोस्टैट में आपको पता नहीं चलता कितना रेजिस्टेंस आपको मिल रहा है. रेजिस्टेंस बॉक्स में क्या होता है कि रेजिस्टेंस बॉक्स में कीज लगी रहती है, आपने जिस की को रिमूव किया उतना रेजिस्टेंस है, सिंपल. उस रेजिस्टेंस बॉक्स में भी 2 टर्मिनल्स होंगे, तो एक टर्मिनल ये वाले पॉइंट में जाएगा, दूसरा टर्मिनल ये वाले पॉइंट में जाएगा, तो आपने यहां पर कनेक्ट कर दिया एक रेजिस्टेंस बॉक्स को. तो इन दोनों में से किसी भी एक साइड पर, किसी भी एक पॉइंट पर आप एक अननोन रेजिस्टेंस लगाओगे और एक नोन रेजिस्टेंस लगाओगे. तो लेट मी से अगर मैंने यहां पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया, यहां पर क्या लगाया मैंने, रेजिस्टेंस बॉक्स, आरबी लिख दिया है मैंने. रेजिस्टेंस बॉक्स का मतलब हो गया नॉन रेजिस्टेंस, और यहां पर मैंने लगा दिया एक अननोन रेजिस्टेंस. अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, एक्स. कोई शक? तो सवाल ये पैदा होता है कि पहली बात, इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले हम ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ रहे हैं गजेन, इसका यूज क्या है. प्रिंसिपल तो हमको पता चल गया, इट इज यूज्ड ऑन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज. लेकिन इस व्हीटस्टोन ब्रिज से हम करने क्या वाले हैं, दिस व्हीटस्टोन ब्रिज की एप्लीकेशन वाला मीटर ब्रिज इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द अननोन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस. किसी अननोन रेजिस्टेंस को निकालने के लिए ही हम लोग मीटर ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं. अलावा इसके क्या हम सिर्फ ये काम कर सकते हैं? अगर यही करना होता है तो हम व्हीटस्टोन में कर लेते. हमने अलग से इंस्ट्रूमेंट क्यों बना लिया? नहीं, व्हीटस्टोन की एप्लीकेशन वाला ये जो स्लाइड वायर ब्रिज है, इससे न सिर्फ अपन अननोन रेजिस्टेंस निकालते हैं, बस साथ ही साथ अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू के साथ साथ वी आल्सो आइडेंटिफाई द रेशियो ऑफ 2 रेजिस्टर्स. 2 अननोन रेजिस्टर्स के बीच का रेशियो भी कैलकुलेशन करते हैं अपन लोग. तीसरा, वी कैन आल्सो फाइंड आउट द टेम्परेचर या चेंज इन टेम्परेचर. तो ये 3 चीजें अपन कर सकते हैं किसके सहारे, एक मीटर ब्रिज के सहारे. तुम लोगों को समझ में आ रहा है? ऑनलाइन वालों को? अच्छी बात है. अब ये कनेक्शन को हमें पूरा का पूरा कनेक्ट करने के लिए, या सप्लाई की पूरी कनेक्टिविटी दिखाने के लिए हम कनेक्शन को फर्दर एस्टैब्लिश करते हैं एक्सटर्नल सर्किट के साथ. तो ये लगा दी मैंने एक बैटरी, और करंट देने के लिए, सप्लाई करने के लिए, सप्लाई को रोकने के लिए लगा दिया मैंने क्या, एक टैपिंग या फिर एक की. सिंपल. हियर दिस वन इज अ की. अभी की इंसर्ट नहीं की मैंने, मतलब करंट इज 0.
देयर इज नो करंट। यहां पर अभी कितना करंट फ्लो कर रहा है? देयर विल बी नो करंट। अब ये जो आपको सेंटर की मेटालिक स्ट्रिप नजर आ रही है, इस सेंटर की मेटालिक स्ट्रिप के सेंटर से हम एक वायर कनेक्ट कर देते हैं किसके साथ? दिस इज कॉल्ड जोकी, राइट? दिस इज कॉल्ड जॉकी। जॉयस्टिक भी बोलते हैं इसको कई लोग, वरना कई लोग इसको स्लाइडर भी बोलते हैं। तो ये जो जॉकी आपने यहां पर अटैच की हुई है, इस जॉकी के साथ कनेक्टेड होता है गैल्वेनोमीटर। क्या कनेक्टेड होता है? गैल्वेनोमीटर। तो जॉकी के साथ अपन को गैल्वेनोमीटर लगाना है, तो अपन ने बीच में लगा दिया, यहां पर इंसर्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर को भी बीच में। अब मैं क्या करूंगा, पूरी सर्किट कंप्लीट होने के बाद जैसे ही की को इंसर्ट करूंगा, की को इंसर्ट करने के बाद आई नीड टू कंप्लीट द सर्किट एज वेल। तो इस जॉकी को, अगर मान लो मेरा पेन, ये जो पेन है, ये पेन जॉकी होता, तो मैं इस पेन को पकड़कर, ये जो मेटल की स्ट्रिप थी एसीबी के बीच में एक मेटल की पट्टी लगाई थी मैंने, मेटल का वायर, उस वायर के ऊपर स्लाइड कराना चालू करूंगा। मैं जैसे ही वायर के ऊपर अपना मार्कर रखूंगा, जैसे ही वायर के ऊपर अपनी जॉकी रखूंगा, जॉकी के रखते ही साथ गैल्वेनोमीटर क्या शो करेगा? डिफ्लेक्शन। द गैल्वेनोमीटर विल शो अ डिफ्लेक्शन। अब मैं इस जॉकी को धीरे 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 करके स्लाइड करा के आगे लेके जाते जाऊंगा, तब तक लेके जाऊंगा जब तक मुझे गैल्वेनोमीटर में कितना ना दिखा दे, 0। मुझे जब तक गैल्वेनोमीटर में रीडिंग 0 ना दिखा दे, तब तक मैं इस वायर को, इस जॉकी को स्लाइड करते रहूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्लाइड करते करते यहां पर कहीं पर मुझे गैल्वेनोमीटर की रीडिंग कितनी दिखा दे, 0, तो ये जो लेंथ है, इस लेंथ को मैं ए से लेके मैं नाम देता हूं सी, एसी को मैं मेजर कर लूंगा। स्केल पर दिख रहा है मुझे? स्केल पर मैंने मेजरमेंट परफॉर्म किया, मेरे को पता चला कि यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है वो है लगभग 15 सेंटीमीटर। हाउ मच इट इज? तो ऑटोमेटिकली बचा हुआ कितना हुआ? 100 माइनस 15 विल बी, डिड यू गेट इट? समझ में आया? अब ये है 15, ये है 100 माइनस 15 विच बिकम्स इक्वल्स टू 85। अब पूरे व्हीटस्टोन ब्रिज को अपन ने बैलेंस कर दिया था। बैलेंसिंग कंडीशन में कितना चाहिए होता है गैल्वेनोमीटर की रीडिंग? 0। अगर गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 दिखाने लगे, इसका मतलब नो करंट फ्लोज थ्रू द डायगोनल आर्म। याद आ रहा है कुछ? अगर डायगोनल आर्म में कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, तो यहां पर रेजिस्टेंस बॉक्स जो लगा हुआ है, उसका रेजिस्टेंस मैंने मान लिया R है। यहां पर अननोन रेजिस्टेंस कितना था? X। तो सिंस हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने पिछले चैप्टर के अंदर, दैट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। यस और नो? पढ़ाई की नहीं? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर R प्रोपोर्शनल टू L है, रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, इसका मतलब क्या हुआ? इसको अपन कंपेयर कर सकते हैं रिलेशनशिप के साथ। ऑल्सो अगर अपन लोग व्हीटस्टोन ब्रिज पर जाए, तो व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या कहती है? P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। यहां पर ये जो P और Q है, ये P और Q का रोल प्ले करता है ये नंबर और ये नंबर। This 15 is the length of the conductor. Let me say this is L. तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन गया? 100 माइनस L, राइट? ये रीडिंग रिप्रेजेंट करती है P को और ये रिप्रेजेंट करती है Q को। तो रेजिस्टेंस लेंथ कैसे हो सकता है? क्योंकि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। देयरफॉर ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, ये X हो गया। हो गए 4 रेजिस्टेंस। सेंटर में गैल्वेनोमीटर की रीडिंग कितनी है? 0। तो एज पर द लॉ, एज पर द बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, P की जगह में लिख दूंगा L, Q की जगह लिख दूंगा मैं 100 माइनस L इज इक्वल टू R मुझे नोन है, X मुझे निकालना है। S कितना है? X है ना? X मीन्स अननोन। अब इन चारों में से लेंथ मैंने निकाल ली, कितनी है यहां पर? 15 अपॉन 85 इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बॉक्स में अगर मैंने 5 लिया होता, फॉर एग्जांपल इफ
R बराबर 5, तो x आया ना, इसको सॉल्व कर लेंगे तो x विल बी इक्वल टू 5 इंटू 85 अपॉन 15, 5153 आया ना, which means 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 25, 3 8 जा 24, लगभग 28.5 बोल सकता हूं मैं. So I can easily calculate the value of unknown resistance by using a Wheatstone bridge. Clear to all of you? जो वायर अपन ने यहां पर लगाया हुआ है, ए और बी के बीच में जो वायर हमने कनेक्ट किया हुआ है, इट इज जनरली मेड अप ऑफ कांस्टेंट एन. किसका बना रहता है? कांस्टेंट एन का. ये वायर आपको लगाना नहीं है, ये लगा हुआ आएगा सारे स्कूल्स में जो टेबल लगी हुई है उन टेबलों में, उन बॉक्स में लगा हुआ है पूरा का पूरा. इन वायरों का आपको कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है गजेन? पक्का? सो जा तू आराम से बैठे बैठे, गधे ऊंघ रहा है, अलग नशे में है ये. ये वायर आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन वाइवा में अदिति टीचर पूछता है कि ये वायर क्यों कांस्टेंट की बनाई जाती है, व्हाई इट इज मेड अप ऑफ कांस्टेंट एन या मैग्नेट एन कई बार. तो फिर जवाब क्या दोगी तुम? मुझे क्या पता सर, वो तो वहीं से लग के आई थी. अमृत भाई क्या? हाई रेजिस्टिविटी की वजह से. हाई रेजिस्टिविटी की वजह से इसके पास एक और खासियत है कि इसमें कोरोजन नहीं होता. कोरोजन हो जाएगा तो आपका रीडिंग चेंज होता रहेगा, रेजिस्टेंस बदल जाएगा. इसलिए आप ऐसी तार इस्तेमाल करते हो जो ना रस्टिंग हो जिसके साथ, और जिसके साथ कोरोजन भी ना हो. इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? लिखिएगा, बनाइएगा और समझिएगा. संजना क्लियर है? नीला? अच्छी बात है. तो सभी लोग नोट कीजिए. डायग्राम बना लिया है क्या सबने? तो डायग्राम बना लीजिए प्लीज. जो मैं यहां करके दिखा रहा हूं वो आप लोगों को घर जाके करके देखना है प्रैक्टिकली. लिंक शेयर कर दूंगा मैं शाम तक या रात तक. उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली लैब पहुंच जाओगे अपनी अपनी वर्चुअल लेबोरेटरी. ठीक है? अब तू जाग मिल्खा, जाग 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 जाग. जगह की नहीं? जगह जगाते रहे इसको थोड़ा बीच बीच में. हाँ. ले पंकज देखने आ गया, बोले कौन गया? विकेटों का पतन देखने आते हैं ये बाहर से. इतने कोने में बैठने में क्या मजा आता है? वो है क्या 120 डिग्री बर्ड्स आई व्यू? कॉन्स्टेंटिन मैग्नेटन. चलिए बन गया सबका? रब कर दूं मैं? तो बना लीजिए जल्दी से. हर्षिता ने तो फटाफट बना लिया है लगता है ना हर्षिता? ओके, हर्षिता गुड गर्ल हो गई है आजकल. यश मेरे लाल, तू भोपाल कब आएगा बेटा वापस? ऐसा लगता है जहां गया है वहीं पे घर बसा के आएगा सीधे. सिंह साहब द ग्रेट क्लियर है? चलिए बोलू मैं? बहुत ही ढीले हो यार तुम लोग.
यहां पर जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है अपन ने, उसमें नीचे अपन ने बैटरी लगाई है, बैटरी या फिर सेल लगाया है। आपके स्कूल में हो सकता है आपको 12 वोल्ट वाली बैटरी दे दें, क्या दिया था? सेल दिया था। अच्छा, बैटरी एलिमिनेटर दिया था। नहीं तो जनरली लैक्लांचे सेल देते हैं वो लोग, स्कूल वाले। हाँ। बैटरी एलिमिनेटर इसलिए दिया होगा क्योंकि रखे रखे लैक्लांचे सेल डूब चुका होगा। केमिस्ट्री लैब में अमोनियम क्लोराइड का सोल्यूशन नहीं था क्या? उसको लाके डाल देना, काम हो जाएगा। केमिस्ट्री लैब में नहीं घुसने देती मैडम। ओके। मेरा एक स्टूडेंट था सेंट मोनफोर्ट का, मतलब मैं बता रहा हूं तुम्हें 2002 की बात। तो केमिस्ट्री लैब गया वो, केमिस्ट्री में मैडम ने एक्सपेरिमेंट करवाने के लिए लेके गई। 11th की बात है शायद, नहीं 10th की बात है। ही वॉज इन 10th। तो मैडम एक्सपेरिमेंट करा रही थी और वो थोड़ा सा नोटी किस्म का लड़का था, वो मस्ती मार रहा था इधर उधर। वो बीकर्स में नहीं रख रहे थे सोल्यूशन अलग अलग बने पड़े हुए। तो एक दोस्त ने ऐसी मजाक में बोल दिया, तू पी सकता है? हाँ, पी लूंगा। मैं पी गया, वो बेहोश हो गया। सल्फर। तब से लेके आज तक मैं उसको सल्फर ही बोलता हूँ। उसकी शादी पे भी गया था तो मैं लवर सल्फर हो रही तेरी शादी, तो उसको आज तक मैं उसी नाम से पहचानता हूँ। मतलब कोई नॉर्मल उसका असली नाम बोल देना, तो असली नाम तो शायद मुझे आज भी याद नहीं है, पर सल्फर बोलेगा तो हाँ समझ में आ जाएगा, याद आ जाएगा, अच्छा उस बैच का था। तो ये ऐसे करते हैं अदिति, लेकिन आप मत करना, पता चला कल को केमिस्ट्री लैब लेके जाए टीचर और यू विल बी लाइक मैडम खूब जमेगा। अरे खुशबू बदबू तब आती ना जब वो इंसान होश में होता, वो तो पड़ा था, सीधा हॉस्पिटल ले गए उसको, और हॉस्पिटल ले जाने के बाद जब वो होश में आया तो हंस रहा था। घर वाले बेचारे टेंशन में, निपट गया क्या? अब उसमें बेचारे टीचर की भी क्या गलती? भाई उनने तो बोला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, अब मैं यहाँ पे खड़े होकर सिखा रहा हूँ, सबको समझा रहा हूँ, वो वहां कोने में जाके गुड 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 गुड। ये क्या बात हुई? तो ऐसा नहीं करना है गजेंद्र, अपन को समझ में आ गई? कोई कितना भी बोले तुम बोल के आना कि नहीं मैं घर से पी के आया हूं, या नहीं। तुम लोग को तो अब तो खैर लैब कोट वगैरह ये सब भी तामझाम रहता है पहनने वहनने का, हम लोग के साथ तो ऐसा नहीं था। तो हम लोग के टाइम पे तो ये होता था कि लैब जाने का मतलब है उस दिन कपड़े जो है धोके नहीं पहन के आने, क्योंकि गंदे ही होते थे। और उस टाइम पे क्या करते थे कई लोग, कई लड़के तो क्या करते, अब हम तो बॉयज स्कूल वाले थे, तो बॉयज स्कूल हम लोग क्या करते थे, यूजुअली टी शर्ट अंदर डाल देते थे और शर्ट, मैडम मैडम से बात बात कर ली, मैडम शर्ट उतार रहे हैं हम लोग, चुपचाप शर्ट उतार के अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, फिर बाहर निकलते वक्त शर्ट पहन ली, काम कर ली। अंदर टी शर्ट पहन के चले जाते थे, टीचर भी खुश, हम भी खुश, कपड़े गंदे नहीं हुए, मम्मी से डांट नहीं पड़ेगी। क्या सबसे ज्यादा टेंशन ही यही होती थी, यार आज घर पे गाली पड़ने वाली है। तब थोड़ा ना चाहिए इतने बड़े बड़े ऐड, दाग अच्छे हैं, वो तो आज की माएं बोलती हैं दाग अच्छे हैं, ने पुरानी वाली तो बेलन लेके दौड़ती थी, आ तेरे दाग निकालू मैं। फिर वो ऐसे ऐसे दाग निकालती थी कि वो तो छूटते ही नहीं थे। राइट? तो लिखिएगा, अ व्हीटस्टोन ब्रिज, नहीं सॉरी, मीटर ब्रिज is an instrument which is used for, it is an instrument which is used for the measurement of, for the measurement of number one unknown resistance, number one unknown resistance, number two to compare the resistance of two resistors, to compare the resistance of two resistors, and number three
Number 3, to find the unknown temperature. To find the unknown temperature. ऑनलाइन वाले लिख रहे हैं सब लोग? अच्छी बात है। टू फाइंड द अननोन टेम्परेचर। तो जैसे यहां पर तो मैंने आपको एग्जाम्पल सॉल्व करके बताया, एग्जाम्पल लेकर के बताया, लेकिन अगर मैं इसके बारे में थ्योरी लिखने की बात करूं या थ्योरी बताने की बात करता आपसे, तो इट हैज टू बी लाइक दिस ओनली, कि मुझे सिर्फ एल की वैल्यू निकालनी होती है। मतलब टेम्प्स प्लीज, हेलो, हाँ जी बोल रहा हूं। चलिए मेरे ख्याल सब लोग आ चुके हैं। सो इन दिस पर्टिकुलर केस, पूरे सेटअप के अंदर आपको स्कूल में अगर एग्जाम के अंदर ये करने के लिए आता है, क्योंकि फर्स्ट टर्म के अंदर यू नीड टू परफॉर्म एन एक्टिविटी एंड अ एक्सपेरिमेंट। तो टोटल आपके पास 5 एक्सपेरिमेंट्स हैं और 3 एक्टिविटीज हैं। कुछ कुछ स्कूल्स में 4 भी करवा रहे हैं, वो भी कर लेंगे अपन। तो यहां पर जो सेटअप दिया हुआ है मैंने, इस सेटअप के अंदर ये जो ए बी लेंथ आपको नजर आ रही है स्केल वाली, वो एज इट इज लकड़ी का एक बेस होता है जो आपको बना बनाया मिलेगा। साथ ही ये जो मेटल स्ट्रिप्स हैं ये सब भी लगी हुई होंगी। मतलब आपको सिर्फ मेहनत करनी है, दिमाग लगाना है, तो सिर्फ कनेक्शन करने का। आपको टीचर एक एलिमिनेटर दे देगा या एक सेल दे देगा, उस एलिमिनेटर या सेल को यहां कनेक्ट करना है आपको। करंट को ऑन ऑफ करने के लिए यहां पर एक की लगा देनी है आपको। रेजिस्टेंस बॉक्स यहां भी लग सकता है, यहां भी लग सकता है, इसमें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आप यहां पर एल पॉन लिखो या फिर यहां लिखो, उल्टा सीधा एक ही समान है फिलहाल यहां पर, इट विल मेक सेंस। सेंटर वाले पॉइंट से एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करते हुए गैल्वेनोमीटर का दूसरा टर्मिनल कनेक्ट हो जाएगा जॉकी के साथ, जो कि आप स्लाइड करने के लिए इस्तेमाल करोगे। तो यहां पर आपको जरूरत पड़ेगी कनेक्टिंग वायर्स की। तो आपको जो कनेक्टिंग वायर है धागे वाला, वो कनेक्टिंग वायर आपको टीचर दे देगा, जिससे आपको इन सब कनेक्शंस को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस बॉक्स, जैसा कि मैंने कहा आपको, एक छोटा सा बॉक्स होता है, उसमें अगर बहुत सारी कीज लगी रहती हैं और हर एक कीज के बगल में उसका नंबर लिखा रहता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 ओम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तक रहेगा, फिर 20 30 40 50 60 ऐसे करके 100 तक, फिर 200 300। अब वो डिपेंड करता है आपके घर स्कूल में कौन सा बॉक्स है रेजिस्टेंस वाला। ऐसी एक वैल्यू वाला रेजिस्टेंस बॉक्स होता है। उस बॉक्स में से अगर मैंने 10 ओम का रेजिस्टेंस हटा दिया, इसका मतलब यहां पर कितना ओम का रेजिस्टेंस लग गया है? 10 ओम। दैट इज व्हाट इज बीन एक्सपेक्टेड, राइट? समझाने के लिए अननोन रेजिस्टेंस जो निकालना है आपको, मैडम एक तार दे देगी, एक वायर दे देगी जो कि बेयर होगा, जो कि नेकेड वायर होगा, उस वायर पे कोई इंसुलेशन नहीं लगा रहता। वो तार आपको यहां पर कनेक्ट कर देना है, या तो यहां कनेक्ट कर दो या तो यहां कनेक्ट कर दो। और कनेक्ट करने के बाद आपको जॉकी को स्लाइड कराना है, तब तक जब तक आपको यहां पर गैल्वेनोमीटर के अंदर रीडिंग 0 ना दिखा दे। जैसे ही गैल्वेनोमीटर के ऊपर रीडिंग 0 आ जाए, आप स्टॉप कर दो। स्टॉप करते ही साथ आपको एल मिल जाएगा। इस एल को हम लोग क्या नाम देते हैं? दिस एल इज नोन एज बैलेंसिंग लेंथ। इस एल का नाम होता है बैलेंसिंग लेंथ। ये सब वाइवा के क्वेश्चंस हैं, इसका ध्यान रखिए। बैलेंसिंग लेंथ एल आ गया आपके पास, तो एल के वैल्यू से आप 100 माइनस एल कर दोगे तो आपको मिल जाएगा क्यू की वैल्यू। दिस विल बिकम पी, दिस विल बिकम क्यू। लेंथ पी के बराबर और क्यू के बराबर कैसे हो गई? बिकॉज हमने पढ़ा हुआ था कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर के। फ्रॉम दैट इक्वेशन वी से दैट L upon 100 minus L is equals to R upon X, क्योंकि L किसकी वैल्यू है? P की वैल्यू। Q की वैल्यू क्या है? 100 minus L। ये कहां से आया? सिंस दिस इज अ व्हीटस्टोन ब्रिज, इस व्हीटस्टोन ब्रिज में
ये है P, ये है Q, ये है R और ये है S। अगर बैलेंसिंग कंडीशन होती है, बैलेंसिंग कंडीशन में गैल्वेनोमीटर रीडिंग 0 दिखाता है, तो हम रेशो बोलते हैं P अपॉन Q का R अपॉन S के इक्वल होगा। वही हमने यहां पर इस्तेमाल किया, एंड इन दिस वे वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ X विच विल कम आउट टू बी इक्वल टू R इंटू 100 माइनस L अपॉन L। डिड यू गेट इट और नॉट? क्लियर है कि नहीं? तो आपको अननोन वैल्यू निकालने का फॉर्मूला मिल गया, या अननोन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपके पास एक सामने फॉर्मूला आ गया। ये होगा इसकी एप्लीकेशन नंबर 1। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ स्लाइड वायर ब्रिज नंबर 1। नंबर 2 में जैसा कि मैंने अभी लिखवाया आपको, इट इज ऑल्सो यूज टू कंपेयर रेजिस्टेंस। दो अलग अलग रेजिस्टर्स के रेजिस्टेंस को कंपेयर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मतलब तुम यूं इमेजिन कर लो कि मेरे को टीचर ने एक की बजाय 2 तार दे दिए। कितने तार दे दिए टीचर ने? 2। और टीचर ने बोला कि इन दोनों के रेजिस्टेंस को कंपेयर करो। तो मैं क्या करूंगा, पहले एक तार लगा लूंगा जिसका रेजिस्टेंस कितना है, X1। कितना मान लिया मैंने? X1। तो मेरे लिए X1 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? X1 विल बी इक्वल टू R मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस L1 अपॉन L1। हाँ कि ना? ये रेजिस्टेंस चेंज करो तो ठीक, नहीं करो तो भी ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ना। ना करोगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाता है। जो R है उसको फिक्स कर दो, मत परेशान हो फालतू बार बार। अगर टीचर बोलती है ऑब्जर्वेशन टेबल पे मेरे को भरा हुआ चाहिए, तो एक काम करो, उसकी खुशी मान लो, आप इस R को 2-3 निकाल लो अलग अलग। कभी 2 ले लिया, कभी 3 ले लिया, कभी 4 ले लिया, तो 3 अलग अलग वैल्यू आ जाएंगी। टीचर बोलती है 5 वैल्यू लेनी है, तो 5 के हिसाब से आपको 5 बार R चेंज करना पड़ेगा। इसी तरह से मेरे पास दूसरा वायर है, दूसरा वायर का रेजिस्टेंस कितना मान लिया मैंने? X2। तो फॉर्मूला हो जाएगा 100 माइनस L2 अपॉन L2। यहां पर लेंथ क्यों बदल रही है? L1 L2 क्यों हो गई? L1 L2 इसलिए हो गई क्योंकि रेजिस्टेंस बदल गया। रेजिस्टेंस बदलेगा तो लेंथ भी तो चेंज होगी। अब अगर हम इन दोनों के आपस में एक दूसरे के साथ डिवाइड कर देते हैं, तो वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ X1 अपॉन X2, राइट और नॉट? क्लियर है? इस तरह से वी कैन फाइंड आउट द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ 2 अननोन रेजिस्टर्स बाय यूजिंग विच इंस्ट्रूमेंट? व्हीटस्टोन ब्रिज। डिड यू गेट इट? समझ में आया सभी को? ऑनलाइन दीपा, नीला, यश, हर्षिता, हर्ष राय, आप तीनों को? ओके, नोट कर लीजिए जो लोग नोट कर रहे हैं, या कर लिया हो तो अच्छी बात है। तीसरा एप्लीकेशन रह गया हमारे पास। तीसरा एप्लीकेशन क्या था? टू फाइंड द टेम्परेचर। इन दोनों को नोट कर लिया तो मैं रब करके निकालूं फिर? अननोन रेजिस्टेंस, हाँ एक ही, मतलब सब लोगों को एक ही। वही तो उनका वही तो रहता है सिस्टम कि वो वायर अलग अलग दे सकती है। प्रैक्टिस कराते वक्त दूसरा वायर देंगी, एग्जाम के टाइम पे दूसरा वायर दे देंगी, ये भी कर सकती हैं। तो उससे अपने को फर्क क्या पड़ना है? अगर एक जैसे ही वायर दे या अलग अलग वायर दे, किसी भी कंडीशन में अपन को तो काम हर बार एक ही करना है। इसको हटाओ, उसको लगाओ। जब तुमको सीरीज में अभी बोला है, इंडिविजुअल इंडिविजुअल में तो समझ में आ गया। अब इसी में सीरीज में बोलता तुमको तो आजू बाजू में लगा देते, पैरेलल में बोलता तो यहीं से यहीं कनेक्ट कर देते, तो वो तो ठीक है। आर का खेल तो तुमको आता है। तुम लोग ने क्या जाके किया था स्कूल में या क्या? जाके किया था।
ओके, फिर तो कुछ भी बता ही नहीं रही, कुछ भी बता ही नहीं रही, किया हुआ एक्सपेरिमेंट है तो। थर्ड यूज या थर्ड एप्लीकेशन वाज टू फाइंड द अननोन टेम्परेचर। अननोन टेम्परेचर कैसे निकालेंगे? अननोन टेम्परेचर निकालने के लिए रेजिस्टेंस का टेम्परेचर डिपेंडेंस मालूम होना चाहिए अपन को। क्या था रेजिस्टेंस का टेम्परेचर डिपेंडेंस, याद करो जरा। याद है? आर इज इक्वल्स टू आर नॉट इंटू वन प्लस अल्फा थीटा। इस इक्वेशन से अगर मैं वैल्यू को सिंप्लीफाई करूं तो आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा थीटा, यहां पर थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन टेम्परेचर को या वेरिएशन इन टेम्परेचर को, तो दिस विल बिकम आर माइनस आर नॉट इज इक्वल टू आर नॉट इंटू अल्फा इंटू थीटा, विच मीन्स यहां से अगर मैं थीटा की वैल्यू निकाल लूं तो इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू आर माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट इंटू अल्फा। By using this equation, I can find out the temperature of any object mathematically, right? ऐसा करने की क्या जरूरत है? ऐसा करने की इसलिए जरूरत है क्योंकि जो रजिस्टर्स हैं, हम लोगों को कई बार रजिस्टर्स को ऐसी जगह पर लगाना पड़ता है जहां पर हीट है, जहां पर गर्मी है, आप वहां नहीं जा सकते, वहां सेंसर लगाना मुश्किल हो जाता है या उतने महंगे काम नहीं करना चाहते। आज की डेट में सेंसर सब जगह लग रहे हैं, महंगे महंगे लग रहे हैं, 10 रुपए का सेंसर भी आता है और करोड़ रुपए का भी सेंसर आता है, वो आपकी इच्छा है, फिर आप कहां पे क्या लगा रहे हो, राइट? आपके घर में जो इलेक्ट्रिक प्रेस लगा हुआ है उसमें एक बेसिक सेंसर लगा हुआ है जो हीट को सेंस करता है, टेम्परेचर को सेंस करता है। वो टेम्परेचर सेंस करता है कि जैसे ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया फॉर एग्जांपल, तो अपने आप को ऑटो कट कर देता है। एक रिप्लाई सर्किट लगी हुई है, रिप्ले सर्किट है ना इलेक्ट्रिक प्रेस के अंदर। ठीक उसी तरह से अगर आप कहीं भट्टी में काम कर रहे हो, फर्नेस वगैरह में काम कर रहे हो, तो फर्नेस का टेम्परेचर मेंटेन करना जरूरी होता है। आप देखते हो कि उन फर्नेसेस के ऊपर जो है डिजिटल मीटर्स लगे रहते हैं या फिर पॉइंटर मीटर लगे रहते हैं, जिससे ऑपरेटर ये पता लगाता है कि उस फर्नेस का टेम्परेचर सही चल रहा है कि नहीं। मान लो एक मेटलर्जी चल रही है और मैं उसका ऑपरेशनल मैकेनिक हूं, वहां खड़े होकर मेरे को वो देखना है कि वो सही से काम कर रहा है कि नहीं फर्नेस, तो उस फर्नेस के टेम्परेचर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी तो मेरी है ना। अब लोहा मैंने डाल दिया, लोहा 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर तो वो पिघलना चालू करता है, रेड हॉट हो जाता है, लेकिन मैं उतना टेम्परेचर मेंटेन ही नहीं कर पा रहा। तो लोहे को पिघलने के बाद जो ग्रैन्यूल्स बनने चाहिए, जो लिक्विड फॉर्म में लोहा मिलना चाहिए, मुझे वो नहीं मिल पा रहा, तो अल्टीमेट जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेरे लिए खराब होगा ना। तो इसलिए टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए टेम्परेचर को नापना जरूरी है, और कई बार उन टेम्परेचर को नापने के लिए हम इन तरह की प्रोसेसेस का इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रिंसिपल पर आगे जाके थर्मिस्टर बनते हैं। थर्मिस्टर्स आर थर्मल रेजिस्टर्स, थर्मल रेजिस्टर्स। आगे चलकर इनके बारे में और भी डिटेल में तुम लोग पढ़ोगे, इनमें आरटीडीज भी होते हैं, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। थर्मिस्टर का एडवांस वर्जन है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है उसमें आरटीडी चलता है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो गई, चिप मैन्युफैक्चरिंग हो गई, टेलीविजन हो गया, लैपटॉप हो गया, इलेक्ट्रॉनिक वाला जितना भी काम है ना, वो इन सब में ही होता है यूज, सेंसर बेस्ड, राइट? ऑनलाइन वालों को क्लियर है, समझ में आया? हर्षिता, नीला, अच्छी बात है। अब ये जो सेटअप हमने अभी अभी लगाया था, इस सेटअप में मैंने आपको शुरुआत में ही क्लियर कर दिया था कि इसको मीटर ब्रिज के बजाय स्लाइड वायर ब्रिज भी कहते हैं। फिर मैंने बताया था इसको मीटर ब्रिज कहते क्यों है, क्योंकि इसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर। लेकिन अगर आप ऐसे रेजिस्टर्स लेके आ गए जिनमें आपको 0 से लेके 100 के बीच में जीरो डिफ्लेक्शन मिला ही नहीं, इसका मतलब है वायर का रेजिस्टेंस हो सकता है शायद ज्यादा हो, लेंथ ऑफ वायर और ज्यादा रिक्वायरमेंट हो रही हो, तो मीटर ब्रिज को रिप्लेस करना पड़ता है अपन को। मीटर ब्रिज को हटा करके मीटर ब्रिज के ही जैसा एक और इंस्ट्रूमेंट हम लोग इस्तेमाल करते हैं जिसकी थोड़ी रेंज और बढ़ जाती है,
और रेंज के साथ साथ उसके जो पर्पस है, जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, वो भी ज्यादा हो जाता है। एंड दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड पोटेंशियोमीटर. So now you can put up the heading potentiometer. तो जैसा मैंने कहा, एक मीटर ब्रिज और एक पोटेंशियोमीटर में सबसे बड़ा अंतर ही यही है कि मीटर ब्रिज में लेंथ इज फिक्स्ड टू 1 मीटर, लेकिन पोटेंशियोमीटर के साथ ऐसा नहीं है. पोटेंशियोमीटर किया है कि किसी ने तुम लोगों में से? कल करेंगे. ओके. आपके स्कूल में पोटेंशियोमीटर जो मिलेंगे, वो पोटेंशियोमीटर मिलेंगे लगभग लगभग 8 मीटर के भी, 9 मीटर के भी और 10 मीटर के भी. वैसे स्टैंडर्ड पोटेंशियोमीटर जो आते हैं वो 4 मीटर के आते हैं स्टैंडर्ड. लेकिन अभी जो नया मार्केट में आ रहा है माल पूरा का पूरा लैब इंस्ट्रूमेंट्स का, जैसे हमारे यहां भी अभी नया आया था तो 9 मीटर का आया है. तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना, लेंथ इंक्रीज हो रही है. आपको क्या करना है, बस लेंथ नापनी है. काम वही, प्रोसीजर वही है आपका एज इट इज. फर्क सिर्फ इतना हो जाएगा कि आप जो आपके पास सिंगल एक स्केल होती थी, अभी आपके पास एक सिंगल स्केल थी, अब वो एक स्केल की बजाय मल्टीपल हो जाएंगी. यहां मैं आपको बता दूं, स्केल तो एक ही रहेगी, तार बढ़ जाएंगे. अभी कितने तार लगाए थे मैंने स्केल के ऊपर? सिर्फ एक. तो ये स्केल और ये तार तो फिक्स्ड है. इसके ऊपर ये जो दिख रहा है आपको, ये स्केल नहीं है, ये तो मैं सिर्फ बनाकर बता रहा हूं. दिस इज ओनली टू शो यू दैट अ वायर इज कनेक्टेड नाउ. और इसकी कंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा समझिएगा और अच्छे से, तो आपको क्लैरिफाई भी हो जाएगा. आप देखिए, पूरे कनेक्शन को जिगजैग पैटर्न में किया जाता है. कैन यू इमेजिन, सी दैट? पूरे कनेक्शंस जो है जिगजैग पैटर्न में है. यहां से यहां 0 से 100, फिर 101 से 200, 201 से 300, फिर इसी तरह से यहां पर एक और लगा दिया मैंने. अभी मैं 4 मीटर का ही बता रहा हूं. यहां पर 301 से 400. इसका मतलब यहां पर जो पोटेंशियोमीटर है उसकी टोटल लेंथ कितनी दी हुई है मैंने? 400 सेंटीमीटर. अब मैं पूरा कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहा, पूरा डायग्राम नहीं बना रहा, वो एज इट इज है पूरा का पूरा. बाकी चीजें एज इट इज रहेगी, बस सिर्फ जो लेंथ ऑफ वायर है वो 1 मीटर की बजाय 4 मीटर हो गया है, 400 सेंटीमीटर हो गया है. तो जो जॉकी आप लगा रहे थे, ये जो जॉकी है वो इसी में पकड़कर आप घुमा रहे थे. अब आप इसको सिर्फ इधर पे चेक करोगे पहले, फिर उधर से इधर पे चेक करोगे, फिर यहां से यहां, यहां से यहां. इस तरीके से आप जॉकी को तब तक मूव कराओगे, तब तक स्लाइड कराओगे, जब तक गैल्वेनोमीटर कितना ना दिखा दे. सो फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जांपल, मैं इस पॉइंट पर आया और इस पॉइंट पर मुझे गैल्वेनोमीटर के अंदर 0 रीडिंग दिख गई. तो 0 से लेके 100 प्लस यहां से लेके यहां तक, दिस विल बी कॉल्ड एज द एल लेंथ. डू यू अग्री? तो अगर ये पूरी 100 है और यहां पर इतनी सी वैल्यू मेरे को मिल रही है 25, तो मुझे बताइए टोटल वैल्यू कितनी हो गई यहां से वहां तक? 0 से लेके, या ओ ये इसको मैं पॉइंट ए बोल देता हूं, ए से लेके इस पॉइंट तक का पी पॉइंट नाम दे देता हूं. कितनी हो गई? द लेंथ विल बी इक्वल टू 100 ये वाली लेंथ प्लस 25 यहां की, तो कितनी हो गई? 125. और बची हुई 100 माइनस एल करते थे अपन लोग, याद है? अब यहां 100 माइनस एल की बजाय क्या हो जाएगा? 400 माइनस एल. तो 400 माइनस एल विल बिकम 400 माइनस 125, which will make it equal to 275. पक्का?
अरे 400, 125, 275 ही तो बचा। क्या हुआ दीदी? मतलब 400 में से जब 125 माइनस होता है तो ये लेंथ आ गई आपके पास। काम वही करना है जो पिछला किया था आपने, एज इट इज प्रोसीजर, एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। डिड यू गेट इट? क्लियर है सभी लोगों को? लिखिएगा। बना लो कुछ भी। लिखिएगा। when a constant current is passed through when a constant current is passed through a wire, when a constant current is passed through a wire of uniform cross sectional area, wire of uniform cross sectional area, then the potential drop is directly proportional to then the potential drop is directly proportional to the length of that portion. The potential drop is directly proportional to the length of the portion, या length of that portion. ये बहुत बड़ा प्राइम फैक्टर है भाई साहब। दिस इज एक्चुअली द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन पोटेंशियोमीटर। मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल क्या था? व्हीटस्टोन ब्रिज। लेकिन पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या है कि जब भी कांस्टेंट करंट फ्लो करेगा तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर उसका जो पोटेंशियल है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? लेंथ के। राइट? इसको प्रूव भी कर सकते हैं समझने के लिए। बोर्ड पर देखिएगा। सिंस v इज इक्वल टू क्या होता है? आई इंटू आर। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो v इज इक्वल टू आई इंटू आर में आई इंटू आर की वैल्यू होती है रो इंटू एल अपॉन ए। हाँ या ना? किसी भी एक पर्टिकुलर गिवन पॉइंट पर मैंने डेफिनेशन में, मैंने स्टेटमेंट में प्रिंसिपल क्या लिखवाया है कि द करंट रिमेन्स सेम। अगर करंट कांस्टेंट है तो ये तो कांस्टेंट होता ही है पहले से ही। क्वेश्चन में मैंने डेफिनेशन में मैंने लॉ में लिखवा भी दिया कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज आल्सो सेम कांस्टेंट। तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। कांस्टेंट को हटाकर क्या लगा सकते हैं? साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। भाई साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं, कांस्टेंट को हटाएंगे तो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लग जाएगा। सो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाया और क्या बन गया? V प्रोपोर्शनल टू L। डिड यू गेट इट? क्लियर है सब लोगों को? नीला समझ में आया आपको? नोट कर लीजिए प्लीज। V प्रोपोर्शनल टू L क्यों हुआ यहां पर? बिकॉज I रो A तीनों के तीनों कैसे हैं? ऑल द थ्री आर कॉन्स्टेंट्स। राइट? मीटर ब्रिज का जो लिंक मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वो घर पे सभी लोग परफॉर्म करके देख लीजिएगा। सभी के घर पे लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप तो है ना? मोबाइल पे भी हालांकि चल जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर मोबाइल की बजाय लैपटॉप डेस्कटॉप हो तो उस पर आराम से देखने में सही रहता है। विशेष तौर पर उन लोगों ने जिन लोगों ने किया ही नहीं है ये एक्सपेरिमेंट, उनको बड़ा फायदा मिलेगा, और जिनने किया है उनका प्रैक्टिस हो जाएगा। मुझे नहीं लगता तुम लोगों में से किसी को वर्चुअली करवाया होगा लैब में, मतलब डायरेक्ट लैब में करवाया है ना?
वर्चुअल तो नहीं करवाया ना, तो वर्चुअल करके देखना। तो वर्चुअल में क्या होता है, तुमको एफ्स और बेट्स समझ में आ जाते हैं जल्दी जल्दी। फिर जब तुम लैब में करोगे तो फिर ज्यादा क्लैरिटी मिल जाती है, क्योंकि आप अपनी मर्जी से कर रहे हो ना। यहाँ कुछ भी हो जाए, फेलियर भी हो जाए तो झटके का डर नहीं। वहां एलिमिनेटर दे दिया, एलिमिनेटर में किसी ने खेल खेल में लगा दिए। बस यही तो होता है। तो वो चीजें बहुत कॉमन है। कई लोग मस्ती में भी करते हैं, और मस्ती में करते हैं, और जो सीरियसली कर रहा है उसकी बैंड बच जाती है, क्योंकि वो करता ही रह जाता है। बोले यार आ ही नहीं रहा, ही नहीं रहा, ही नहीं रहा। फिर जब लास्ट में पता चलता है कि यार पंगा क्या था, तो मन में ऐसा आता है कि लात भूसे या मुक्ता क्या तैयार करूं, तो वो नहीं कर पाते। ठीक है, आज का आप लोगों का होमवर्क है, यू नीड टू write down and you need to discuss the applications of potentiometer. पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशंस डिस्कस करने हैं पूरे, लाइक द वे वी डिस्कस व्हीटस्टोन ब्रिज। हम लोगों ने जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा, वैसे आपको पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशंस डिस्कस करने हैं, राइट? क्लियर? एंड एज प्रॉमिस्ड, विद इन दीज डेज हम शाम को एक आध दिन किसी दिन क्लास एक्स्ट्रा लगा के न्यूमेरिकल के लिए पढ़ेंगे पूरा पूरा। ठीक है? वैसे एक ऑप्शन ये भी है कि अगली नहीं, अच्छा केमिस्ट्री रहती है तुम लोगों की पहले, तो केमिस्ट्री भी पहले ले सकते हैं, केमिस्ट्री के भी पहले। चलो देखते हैं मेरे पास क्या बनता है सीन, चलता हूं देखता हूं। ठीक है, तो टुडे आई विल रैप अप द क्लास फॉर नाउ। नेक्स्ट क्लास इसके सवाल लगा लेंगे अपन लोग, तो टॉपिक पूरा पूरा अच्छे से वाइंड अप हो जाएगा। आई होप ऑनलाइन तुम लोगों को समझ में आ गया होगा सब लोगों को। ओके, अच्छी बात है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।